अगर आज के समय में आप मेडिकल सिस्टम पर यकीन करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर दूसरा भगवान है, तो माफ कीजिएगा लेकिन आप सही नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं मेडिकल सिस्टम के उस काले सच से आपको रूबरू कराने वाली हूं, वो काला सच दिखाने वाली हूं जो लोगों की जान ले रहा है। ये जो मेडिकल है, ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो हॉस्पिटल्स है, इनकी जिम्मेदारी ये है कि किसी बीमार का इलाज करके उसे स्वस्थ करें। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अपनी लापरवाही की वजह से जिंदगियां ले रहे हैं। सिर्फ जिंदगियां नहीं ले रहे हैं, जिनकी जिंदगी चली जा रही है, जिनकी नहीं जा पा रही है, उनको इस हालत पर छोड़ दे रहे हैं कि ना वो जीने लायक बच रहा है और ना मरने ही लायक बच रहा है। अब डॉक्टर भगवान नहीं बचे हैं, अब ये लोग जो है वो जिंदगी के सौदागर नहीं बचे हैं। लगातार जिस डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, ये डॉक्टर अब रक्षक की जगह भक्षक बन गए हैं। हाल ही में मैंने आपको एक खबर दिखाई होगी, अगर आपको याद हो, पटना के महावीर आरोग्य संस्थान में कान का इलाज कराने गई 20 साल की रेखा को कैसे गलत इंजेक्शन दिया गया था और उसका हाथ काटना पड़ा था। लापरवाही नहीं था ये। आपने वीडियो देखा होगा कि कैसे एक जवान लड़की जिसकी शादी होनी थी, घर परिवार बसना था, अचानक से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, तबाह कर दी गई। कान के इलाज के चक्कर में हाथ काटना पड़ गया। ये सुनकर ही कितना अजीब लगता है ना। ये अचानक नहीं हुआ है दोस्तों। लाइव हिंदुस्तान की इस खबर को देखिए। नोएडा के एक सरकारी अस्पताल में गार्ड ही मरीज का इंजेक्शन भर रहा है। हाल ही में इस तरीके की न जाने कितनी ऐसी कहानियां हमारे सामने आती हैं, जो वार्ड बॉय कभी इंजेक्शन लगा देता है, कभी ग्लूकोज लगाने लगता है। क्यों? क्या स्टाफ की कमी है या लापरवाही है? इसी तरीके की एक घटना हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो इस बीमार सिस्टम का एक ऐसा सच है जो आपको परेशान कर सकता है। फिरोजाबाद के रहने वाले अंकित राठौड़ लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सिर्फ पेट का ऑपरेशन कराने गए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनके साथ क्या हुआ, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए। 8 तारीख को मेरे 2 जून को एडमिट हुआ था। 8 जून को मेरा ऑपरेशन किया उन्होंने, और 2 जून को आप एडमिट हुए? हाँ जी, और 8 जून को मेरा ऑपरेशन किया। फिर उन्होंने ऑपरेशन में पता नहीं क्या ऐसी कौन सी सुई लगा दी, इससे मेरा हाथ काम करना बंद हो गया और हाथ में कालापन आ गया और उस हाथ मेरा फूल गया। वो फोटोज भी मैं चाहूंगा, दिखा दीजिए आप जी। फोटो ऑपरेशन किस चीज का? ये भी ऑपरेशन मेरे पेट का था, खाने की नली का। खाना खाने में मुझे दिक्कत होती थी, अटकता था मेरा खाना। उसका मैं ऑपरेशन, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करा लो, इससे तुम ठीक हो जाओ। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, ऑपरेशन करा लेता हूँ। फिर ऑपरेशन कराया, फिर मुझे मेरे हाथ का काम करना बंद हो गया। काला उसमें इंजेक्शन कुछ गलत लगा दिया डॉक्टरों ने, उससे मेरा हाथ काम करना बंद हो गया। फिर ये उन्होंने 9 तारीख को मेरे को रात में सर्जरी कर दी, हाथ की चीरे लगा दिए बड़े बड़े, और घर वालों से बोला कि छोटे छोटे चीरे लगाएंगे। उससे फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े चीरे लगा दिए। उस मेरे पास सारे फोटो भी हैं उसके। और फिर उन्होंने मुझे पट्टी करते रहते थे रोज़। फिर उन्होंने सीनियर कोई नस वाले डॉक्टर बुलाए थे। उन्होंने ये बोला कि है नहीं, अगर ये बच्चे को 6 घंटे में मुझे दिखा लेते उससे ये ठीक हो जाता। और उन्होंने डॉक्टरों ने दिखाया मुझे, कम से कम उसके 12 घंटे तो मेरे ऑपरेशन के हो चुके, तो उसके और 24 घंटे बाद दिखाया था उन्होंने। उससे डॉक्टरों ने मना कर दिया, इसका अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब ये खराब हो चुका है, अब नहीं होगा ऐसा ही। तो फिर क्या किया? फिर मुझे मेरी डॉक्टर ने चीरा कर दिया, चीरा लगा दिए। फिर मेरे रोज पट्टी करते रहते थे, रोज सुबह शाम रोज पट्टी होती थी मेरी, ड्रेसिंग करते थे। और ये बोलते थे कि ठीक हो जाए ठीक हो जाए। मैं यही बोलता था, डॉक्टर साहब मेरे दर्द हो रहा है, कब ठीक हो जाए, कब मुझे दर्द से राहत मिलेगी। मेरे यही बोलते रहते। फिर मुझे उन्होंने 19 तारीख को मुझे डिस्चार्ज कर दिया। 19 आपका हाथ सही नहीं हुआ? उन्होंने चीरे लगा के मेरे हाथ को डिस्चार्ज कर दिया। बोल दिया सब सही किया, टाके की लगा? नहीं, टाके नहीं, ऐसी पट्टी लगा, पट्टी बांध के और कहने लगे कि आप जाओ, सैफई जाओ, पीजीआई जाओ और केजीएमयू जाओ। ये 2-3 हॉस्पिटल बताए थे, तो तीनों हॉस्पिटलों में गए। तो 2 हॉस्पिटल में गए, सैफई तो आए नहीं थे, पीजीआई केजीएमयू गए। फिर वहाँ पे कहा कि केस बिगड़ा हुआ, ये केस हम नहीं लेंगे। फिर दोबारा मीडिया के जरिए 24 को भर्ती हुए, तो 24/6 को। फिर 24 को हाँ, जब कहीं नहीं हुआ जी,
आप लोग भटकते रहे उसके हाँ, बाद फिर से फिर उसके बाद 24/6 को फिर दोबारा भर्ती हुई मीडिया के जरिए। फिर उन्होंने भर्ती किया, बोला कि हाथ काटना पड़ेगा। फिर उन्होंने 25 को रात को हाथ काटने का ऑपरेशन किया। उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में पट्टी करते रहे। फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर भी इन्फेक्शन बढ़ता गया। उसके बाद में फिर 22/7 को फिर उन्होंने ऑपरेशन किया दोबारा। अच्छा, 22 हाँ। 2 बार ऑपरेशन। हाँ, 22/7 को फिर दोबारा ऑपरेशन किया। उसके बाद में फिर उन्होंने 4 तारीख को छुट्टी कर दी थी हॉस्पिटल से कि अब फिर जाइए। 22 के बाद हाँ। 4 की छुट्टी। 4/8 को छुट्टी कर दी थी। तो ये ऑपरेशन आप बता रहे थे निःशुल्क हुआ था, पैसे नहीं लिए गए थे इससे? जी, कोई इसका आपके पास रसीद या कुछ थी या फिर ऐसे ही बस जल्दी? ऐसे ही वो हॉस्पिटल वाले ही कुछ करा तो कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई प्रूफ क्योंकि उनसे गलती हुई है ना, इस वजह से उन्होंने फ्री इलाज कराया और ये बोले कि उधम मत करना, शोर मत करना और तुम्हारा इलाज कराएंगे। अच्छा, इलाज जो है वो कराएंगे। हाँ, कुछ उधम मत करना बस। दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि एक सामान्य परिवार से आने वाला ये जो नौजवान है, इसकी पूरी जिंदगी अभी पड़ी हुई है, ना शादी हुआ ना ब्याह हुआ, और तो और इस पर इसके पिता, इसकी माँ और इसकी एक बिना ब्याही बहन की भी जिम्मेदारी है। मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे ये अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन आज अस्पताल की लापरवाही की वजह से ये अपाहिज हो चुका है। इससे इसका हाथ छीन लिया है। अब सोचिए, पूरी जिंदगी पड़ी है, परिवार की जिम्मेदारी है, बहन को ब्याहना है, लेकिन जो नहीं है वो है इसका अपना हाथ। एक हाथ नहीं है, और अब बताइए कि इसकी जिंदगी में कितनी और समस्याएं इन डॉक्टरों ने नहीं खड़ा कर दी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े और नामी अस्पताल में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वहां के डॉक्टर को ये नहीं पता था कि वो कौन सा इंजेक्शन लगा रहे हैं? जब अंकित का हाथ काला पड़ने लगा, जब उसमें सूजन आने लगी, तो डॉक्टरों ने अपनी गलती मानने की बजाय मामले पर लीपापोती शुरू कर दी। इस फाइल पर साइन कर दो, इस पेपर पर साइन करना पड़ेगा, इस तरीके का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने परिवार को गुमराह करने की कोशिश की, बिना कोई सही जानकारी दिए बिना एक के बाद एक सर्जरी करते चले गए। गया था पेट का इलाज कराने, हाथ खो बैठा, 3 बार हाथ का इलाज किया गया। इतना ही नहीं, बिना कुछ बताए डिस्चार्ज करके भगाने तक का भी आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि इलाज भी नहीं किए और तो और बाहर तक कर दिया। मीडिया दबाव के बाद फिर इन्हें दोबारा से जो है वो एडमिट करना पड़ा। अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता का आलम यह है कि इन्होंने इस गरीब परिवार को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक भटकाने के लिए मजबूर किया। एक मां ने अपने बेटे को दर्द से तड़पते हुए देखा, सिर्फ देखा ही नहीं, लाचार भी महसूस किया। सिस्टम तमाशा देखते रहा, लेकिन एक मां गिड़गिड़ाती रही, बिलखती रही। जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब डॉक्टरों ने बिना किसी ठोस वजह बताए बहुत ही भयानक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अंकित का हाथ काटना पड़ेगा। आइए सुनते हैं इस दर्दनाक घटना पर अंकित की मां का क्या बयान है। उन्होंने 24 तारीख को भर्ती किया, इसको रात में इसका हाथ 24 तारीख को हाथ कटा, 2 बार कटा। फिर वो बोले कि फिर भी एक्सप्रेशन फैल सकता है, फिर भी काट सकते हूँ। तो 3 बार इस बच्चा का हाथ काट दिया, 3 बार हाथ काट दिया। फिर हम वहीं रोते रहे, हम वहीं बने रहे, यही कहते रहे सब कुछ सही होगा से। फिर उन्होंने हम लोगन को फिर छुट्टी कर दी। 4 तारीख हम इन पे हाथ की रिपोर्ट मांग रहे कि हमें हाथ की रिपोर्ट दीजिए, मेरा हाथ दीजिए, मेरी रिपोर्ट दीजिए। फिर उन्होंने मना कर दी कि सरकारी हॉस्पिटल में रिपोर्ट हाथ की मिलती नहीं है, इसमें नहीं मिलती हाथ। हमने कि सब जगह मिलती है डॉक्टर साहब, सब जगह मिलती है, आप कहते मिलती नहीं है, सब जगह मिलती है रिपोर्ट। तो हमें रिपोर्ट चाहिए, हमें रिपोर्ट दो। तो कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट नहीं मिलेगी। और टीम में कही थी, टीम हमारी लोगन की टीम बैठा देंगे, उसमें कुछ होगा तब मैं तुम्हें बताएंगे। तो हमें टीम में भी नहीं बैठा रहा था, और ना टीम में बैठा रहा, ना कोई टीम की इनने बात करी। और या कह रहे डॉक्टर साहब हमने उनको टीम में बैठा रहा, तो हमें टीम में नहीं बैठा रहा। जब पूछी और लोगों ने पूछी तो उन्होंने कहे थे टीम में नहीं हम नहीं टीम में। उसमें इनने एप्लीकेशन कोई दी, उसमें ये लिखा है कि हमने 28 तारीख को इनको टीम में बैठा रहा, पर मुझे टीम में नहीं बैठा रहा। जब इन्होंने मुझे 4 तारीख को डिस्चार्ज कर दिया कि जब ये बच्चा 4 दिन बुखार आ गया तेज, तब बच्चा कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी ना रहा, तब ये बच्चा
डायरेक्टर साहब के यहाँ गया कि डायरेक्टर साहब मेरी कोई डॉक्टर सुन नहीं रही, मेरे बहुत दर्द हो रहा, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं मरे जा रही हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं मेरी दर्द हो रहा। पर फिर वहाँ गए तो इनने डायरेक्टर साहब ने जो उनके बेहते मुनीम लोग उन्होंने भेज दिया कि जाइए माँ सीएम पे जाइए। तो हम लोग फिर मानते आए तो उन्होंने ये कह दिया कि अब इनकी ना तो इलाज होएगी और ना इनका कोई पैसा डरेगा, डिस्चार्ज कर दिया, घर जाइए। तो मैं 4 तारीख को इनने डिस्चार्ज करके घर बोल दिया घर जाइए। तो जब हमारे बच्चा सही नहीं है तो हम कैसे घर आऊँ? जब इसके फिर इसको बुखार में वो क्या बोलते वे बोतलें चढ़ाते ही रहे तो इसको फिर पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, दाने से हो गई। फिर इमरजेंसी में भर्ती किया। जब इमरजेंसी में दवाई चली भर्ती का तब कुछ राहत मिली, कुछ आराम मिला। जब हमें 12 तारीख को छुट्टी कर दी कि अब जाइए। और वहाँ पर हम आते जो हमारा वो सामान हटाने लगे कि जाइए अब यहाँ बेड मत घेरिए, यहाँ तक जाइए, सामान सब हटाने लगे, फेंकने लगे, जाइए यहाँ तक। अब जब तुम्हारा इमरजेंसी में बच्चा है तो इमरजेंसी में जाइए। वो लोग हमें हटा रहे थे, बजा रहे थे। तो फिर इन्हें 12 तारीख को मेरी छुट्टी कर दी तो हम लोग वहाँ से निकले आए। 3 बार हाथ काटा गया और वो भी बिना किसी सही मेडिकल रिपोर्ट या स्पष्टीकरण के। जब परिवार ये कहता है कि हमें जानकारी चाहिए तो हॉस्पिटल ये कहता है कि हमारे नियम में नहीं है कि हम आपको बता पाएं। ऐसा कौन सा इलाज है भैया, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो जानकारी नहीं देता है? ये किसी कसाई खाने की कहानी मैं आपको नहीं बता रही हूं, ये एक अस्पताल के अंदर हो रहा है। हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक बड़े अस्पताल की कहानी है। समझ रहे हैं आप? जब परिवार ने आरटीआई लगाकर जवाब मांगा तो उसमें हाथ काटने का जिक्र ही नहीं किया गया। एक नई कहानी गढ़ दी गई। अस्पताल ने अपनी साख बचाने के लिए सारे सबूत मिटाने की कोशिश की और डिस्चार्ज पेपर पर तारीख के साथ भी हेरफेर कर दी। जब एक आम आदमी के साथ ऐसा धोखा होता है तो वो क्या करता है? अस्पताल से धुतकारे जाने के बाद, सही इलाज नहीं मिलने के बाद वो न्याय के लिए या तो पुलिस या तो प्रशासन या नेताओं का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन गरीब की सुनता ही कौन है? परिवार वालों ने तो ये तक बताया कि पुलिस, प्रशासन और नेता ने सुनी तक नहीं। अंकित और उनकी मां ने ये बताया कि वे लोग अपने दर्द को लेकर जब थाने गए तो पुलिस चौकी वालों ने एक ना सुनी। यहां तक कि सत्ता के शीर्ष में बैठे तमाम मंत्रियों का दरबार भी लगा, वहां इन्होंने हाजिरी भी लगाई, लेकिन कोई नहीं सुना। मुख्यमंत्री दरबार से लेकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तक सबकी गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। इस बहरे सिस्टम ने इस गरीब परिवार की बात को, इनकी चीख को, इनकी पीड़ा को अनसुना कर दिया। न्याय देना तो बहुत दूर की बात है भैया, इन लोगों ने दिलासा तक देना जरूरी नहीं समझा। एक माँ को ढांढस तक नहीं बनाया कि अम्मा देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। सुनिए एक माँ का वो दर्द जिसे सुनकर एक पत्थर भी पसीज जाए। अरे नहीं दिला सकते थे न्याय तो ढाढ़स ही बना देते, अम्मा हम देख रहे हैं क्या किया जा सकता है, इसी तरीके की बात कह देते। लेकिन इतना तक नहीं किया गया जैसा कि ये माँ बता रही हैं। 7 बजे शाम को निकले, 7-8 बजे हम स्टेशन पर सोए। वहाँ पर भटकते रहे, कुया स्टेशन, कुया दरबार, योगी के बाबा के दरबार पर, ब्रजेश पाठक के यहाँ, कहीं ऐसे में भटकते रहे, रोते रहे। कुछ खाना खा लेते थे, नहीं खा लेते। हॉस्पिटल वाले ने बंद कर दिया था खाना। हाँ, हॉस्पिटल ने बंद कर दिया, जैसे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया, खाना भी बंद कर दिया, उनको खाना नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे भटकते रहे, रोते रहे सब जगह के, हमें किसी ने नहीं, कोई हमारी सुनाई नहीं। पेन किलर लगाया ना, 8 मेरे को पेन किलर चढ़ाते थे बुखार में। शनिवार को मेरे को बुखार आया था, शनिवार को शाम को, फिर डॉक्टर संडे हो गया, संडे को डॉक्टर नहीं आता था। मैं बोलता था मेरे को बुखार आ रहा है, फिर पेन किलर वो वहाँ पे बोलते थे, पेन किलर चढ़ाते थे, 8 पेन किलर एक दिन में चढ़ाइए। उससे भी फिर पेन किलर से बुखार जाता ही नहीं। पेन किलर बहुत बेकार होती है शरीर के लिए, ज़्यादा 1-2 ही चढ़ा सकते हैं। दर्द भी होता है ना तो फिर भी पूरे दिन में 2 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। मगर मेरे चढ़ाते ही रहे पेन किलर, फिर भी कुछ नहीं हो। उससे दाने हो गए मेरे पूरे शरीर में, फिर दाने से फैलने लगे, खुजली होने लगी पूरे शरीर में। उसके बाद फिर मुझे सोमवार को इमरजेंसी में भर्ती कराया, फिर उसके बाद फिर मेरा तब इलाज किया उन्होंने। जी। तो अभी फिलहाल आपका लखनऊ जाना हो रहा है?
अभी तो किसी ने कहा है, आपको बुलाया है? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो कल ही आया हूँ मैं कल लखनऊ आए से। हैं? जी कल बस अभी तक अखिलेश यादव जी से ही मुलाकात आपकी हुई? उन्होंने वही मेरी मदद की है। मेरे पास किसी पैसे भी नहीं थे कुछ खाने पीने के। उन्होंने ना किराया था ना कुछ था, उन्होंने मेरे पैसों से भी मदद की। वो अपने किराया भाड़ा दिया और खाने का भी खर्चा दिया। आप खा पी लेना, आप घर पे जाओ, हम तुम्हारी मदद कराएंगे सरकार से, ये बोला। जब मेरे सब लोग सबको आराम वो तसल्ली मिली, जब ही हम लोग घर पे आए। नहीं कहीं नहीं आ नहीं पा रहे थे, वहीं भटक रहे थे। पैसे भी नहीं थे किराए के लिए हमारे पास। तो अखिलेश यादव जी ने आप लोगों को भरोसा दिया, की सरकार से बोलेंगे इनकी मदद की जाए। तो सरकारी नौकरी के लिए भी बोला गया, हाँ। मुआवजे के लिए भी बोला गया। जी मेरी दीदी को पढ़ने के लिए एक लैपटॉप भी दिया। उन्होंने बोला कि आप पढ़ना। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने आपको लैपटॉप भी उन्होंने दिया पढ़ने के लिए लैपटॉप। पढ़ने के लिए। सड़कों पर भटकती एक लाचार माँ और दर्द से कराहता हुआ उनका एक अपाहिज बेटा, यही तो है हमारे सिस्टम की असली सच्चाई। जब सरकार के मंत्री और अधिकारी अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर विकास के बड़े बड़े दावे पढ़ रहे थे, तब ये परिवार प्लेटफॉर्म पर भूखा प्यासा पड़ा था। यहां तक कि अस्पताल वालों ने भी खाना बंद कर दिया। पेट के इलाज की जगह ये हाथ काट देते हैं, लेकिन किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते। इनके सिस्टम में नहीं है। आप ही की वजह से वो इस जगह पहुंचा है, यही सोच लेते तब भी। ना सरकार सुन रही थी, ना प्रशासन इनकी तरफ देख रहा था। तब वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत। अचानक से इन्होंने एक फरियाद लगाई और वो फरियाद सुन ली भी गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास ये परिवार जाता है और संजोग से अखिलेश यादव ने इनकी बात सुनी। पूरी बात गंभीरता से सुनने के बाद उन्होंने डॉक्टर को फोन लगाया और कड़े शब्द में जवाब मांगा, जैसा कि परिवार वाले कह रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इस बेसहारा परिवार को आर्थिक मदद भी दी, कम से कम इतना दिया कि पेट भर सके और घर वापस पहुंच जाए, क्योंकि इस परिवार के पास इतना भी पैसा नहीं था कि ये वापस आ सके। तो किराया और खाने भर का बंदोबस्त जो है वो अखिलेश यादव ने किया और ये भी कहा कि एक आर्टिफिशियल हाथ लगवाया जाएगा। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आज के समय में न्याय सिर्फ तभी मिलेगा जब कोई बड़ा राजनेता बीच में आ जाए? अरे जो नहीं सिफारिश लगा पाएगा उसका क्या होगा? अखिलेश खाली थे, सुन लिए। अगर ना सुनते तो क्या होता? और अखिलेश ही क्यों सुने? सुनना तो सरकार को भी चाहिए ना, सुनना तो उस अस्पताल वाले को भी चाहिए था ना, जिसकी लापरवाही की वजह से ये हुआ। मान लेते हैं कि उसने नहीं सुना, तो पुलिस वाले ने क्यों नहीं सुना? आप तनख्वाह तो इसीलिए लेते हैं ना कि आप हर दुखियारे का दुख सुनेंगे, लेकिन क्यों नहीं सुना आपने? एक गरीब परिवार के लिए सत्ता के दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही क्यों मिलते हैं? ये नेता इतने कहाँ बिजी होते हैं कि इनके पास गरीब के लिए समय नहीं होता है। ये जो दरबार आप लगाते हैं, इस दरबार में अगर कोई गरीब पहुंच भी जाए तो इसको न्याय मिल जाए, ये कहाँ तक बड़ी बात है? ये परिवार कह तो रहा है कि ये योगी जी से मिलकर आया था, ब्रिजेश पाठक से मिलकर आया था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद परिवार को आश्वासन मिला है। पता नहीं अखिलेश आर्टिफिशियल हाथ लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। कम से कम इतना तो किया ना कि कम से कम बैठकर सुन लिए। आप ही सुन लेते, बैठकर आश्वासन दे देते ना। कहाँ ही हर आश्वासन पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन आश्वासन तक नहीं दिया गया। दुख की घड़ी में सुनने वाला कोई नहीं था। वो कहते हैं ना कि आप जब टूट कर बिखर रहे होते हैं, आप बहुत हताश होते हैं, तो एक कंधा भी बहुत होता है आपको सहारा देने के लिए, लेकिन अफसोस कि हमारा सिस्टम वो कंधा भी नहीं बन पाता है। आखिरी बार फिर अखिलेश के यहाँ गई। जब अखिलेश के यहाँ गए तब उन्होंने मेरी कुछ सुनाई करी। अच्छा, हाँ, उन्होंने मेरी सुनाई करी, बिन्ने कही। जब उन्होंने फिर अखिलेश के यहाँ फिर उन्होंने डायरेक्ट डॉक्टरों से फ़ोन किया कि ये बच्चा का हाथ कैसा हुआ, कैसा कटा। जब उन्हें बता दिया कि गलत इंजेक्शन लग गया, इसीलिए हाथ खराब हो गया, ये काटने पड़ा हाथ, ये गलत हुआ। तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मदद कराइए और ये हाथ की बोलने के हाथ भी लगवाइए। तो तब हम आपको किया है? हाँ, तब उनने तसल्ली दी। हम तो ये कहते थे मैं घर नहीं जाएंगे, मैं अपने फिरोजाबाद में कैसे मुंह दिखाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे, मैं यहीं प्राण दे देंगे। जब मैं पेट का ऑपरेशन कराने आए थे, हाथ काट दिया, तो मैं कैसे जाऊं? और यही बच्चा कमाए वाला था, यही खिलाने वाला, यही सब कुछ करने वाला था। जब हमारी कोई सुनाई नहीं, मैं कहते थे, हम रो रो के कहते हम मैं मर जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, मेरा कोई न्याय नहीं हो रहा, मुझे
कुछ नहीं हुआ। जब डॉक्टर ने मेरे बच्चे को सब कुछ खराब कर दिया, हम किस तरीका से जाएं घर। इतनी लापरवाही, तेज शारदा डॉक्टर है, उसने इतनी लापरवाही करी, मेरे बच्चा के पूरी जीवन खराब। बताया हाँ, डॉक्टर ने पूरा हमारा हितेश शारदा लोहिया, राम मनोहर लोहिया, हितेश शारदा, उसने सब खराब कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन किया तो हम मन नहीं करते थे घर जाके, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा, कोई फैसला नहीं मिल रहा, तो मैं क्या घर करेंगे आ करके। इसलिए और जो वहाँ चौकी इंचार्ज कहते थे, वे कहते थे आप सब में फिर आई, योगी बाबा के पास सब जगह फिर आई, तुम्हें कोई न्याय नहीं मिला, कोई नहीं मिल रहा, तुम्हारी को सुनने वाला कोई नहीं सुनेगा। और जो डॉक्टर थे वहीं लोहिया के, वो भी कहते थे, कोई एक राकेश है, वो भी कहते थे, किसी ने सुना, कोई सुनना तुम्हारा, कोई नहीं सुनना, ऐसे बोलते थे। वे मेरी मजाक लेते थे, हंसी लेते थे, इस तरह से हाँ हंसी लेते थे। तो हम ऐसे में दुखी हुए। जब मैंने आराम मिला, जब हम घर आए ना, मैं घर आने की इरादा नहीं कर रहे थे, मैं तो यही कहते त्योहार वार सब मेरा खराब हो गया, मेरा जीवन भी खराब हो गया, जो मेरा बच्चा भी बेकार हो गया तो हम भी खराब हैं। ये उनके पापा का याददाश्त चली गई थी, बच्चा का जैसे ऑपरेशन हुआ, जैसे याददाश्त चली गई। जब हम कहते थे कि जब बच्चा का हाथ खराब हुआ, बच्चा भी जिंदगी खराब, अब मेरे पति की भी जिंदगी खराब होगी, उनकी याददाश्त अब मैं क्या करूँगा, कैसे जीऊँगा, क्या होगा मेरा। हम वहाँ पर ऐसे रोते थे, तड़पते थे, पर फिर अब भी वे सदमा में रहते हैं इसके पापा, अब भी तबीयत सही नहीं रहते, हम भी परेशान रहते, हम भी रात में हमें नींद नहीं आती है, इसकी याद करते हैं कि हाथ की याद करते हैं कि हाथ क्या हो गया, अब क्या होना है, क्या नहीं करना है, अब मैं क्या करूं। तो हमारे बच्चे का हम कहते हैं, मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए और मुआवजा भी चाहिए, जो अपनी जीवन पाल सके और अपने सबको देख सके। ये परिवार टूट चुका था, लेकिन अखिलेश ने एक नई उम्मीद दी है। अंकित की जिंदगी का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जो लड़का पहले सब्जी, तरकारी, भाजी और चूड़ी का काम करके अपनी मेहनत से रोटी कमाता था, खाता था और अपने परिवार वालों को खिलाता था, आज वो एक गिलास पानी भी खुद से नहीं उठा सकता। ये पूरा परिवार इसी लड़के से अपनी जिंदगी गुजार रहा था और वही लड़का खुद भी इस परिवार पर डिपेंडेंट हो गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के इन लापरवाह डॉक्टरों ने सिर्फ एक हाथ नहीं काटा है, बल्कि पूरे परिवार का भविष्य काट दिया है। बिटिया का ब्याह कैसे होगा, इन बूढ़े माँ बाप का सहारा कौन बनेगा, ये सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल परेशान करने वाले हैं। ये जो आपने किया है ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं है, ये जघन लापरवाही है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जिन भी डॉक्टरों और स्टाफ के गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो जुर्म छुपना नहीं चाहिए, जांच होनी चाहिए और बाकायदा मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि किसी और सामान्य परिवार के एक लड़के का हाथ ना काट लिया जाए, ताकि किसी और की जिंदगी इस तरीके से बर्बाद ना कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि वो अंकित राठौर को कम से कम 50 लाख का आर्थिक मुआवजा दे, या जितना भी हो सके उतना मुआवजा दे, ताकि ये परिवार अभी के लिए कोई रिलीफ ले सके। खाने का नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे बताइए ना, जीवन यापन के लिए ये परिवार क्या करेगा। इसके लिए एक अदद नौकरी तो जरूरी है ना। जब बेटे का हाथ कट चुका है तो अब परिवार चलाने के लिए, जिंदगी काटने के लिए एक नौकरी का जरूरत है और इस परिवार को मिलना चाहिए, ताकि ये भी समाज में जी सके, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, गिड़गिड़ाना ना पड़े। जी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को कुछ न्याय मिल जाए, मुआवजा मिल जाए, कोई नौकरी दे दी जाए, इससे मैं अपना घर बार पाल सकूं, अपना जीवन भी काट सकूं। सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा मिले। आप ये डिमांड सरकार से जी चाहता हूँ मैं। अब तो मेरे को अपाहिज कर दिया उन्होंने, अब मैं क्या कर सकता हूँ। एक हाथ से कुछ नहीं, कोई काम ही नहीं देगा, अपना भी नहीं कुछ कर सकता। एक हाथ से क्या होता है, कुछ नहीं होगा। पहले क्या करते थे? पहले मैं सब्जी अब्जी भी बेचता था और चूड़ी का भी काम करता था, सब्जी ठेला लगाता था, सारी चीजें आप करते थे, रोज की आमदनी कमाते थे। और अब तो कुछ नहीं, अब तो हाथ ही कर दिया। अब कैसे ठेला चलाऊंगा, कैसे सब्जी क्या करूँगा, कुछ नहीं कर पाऊँ। घर में आप ही अकेले हैं? नहीं, मेरा एक भाई है, मगर वो ज़्यादा वो बाहर ही रहते हैं, अलग रहते हैं। अच्छा, वो अलग रहते हैं। आप किसी? मैं ही सबको देखता था और सबको पालता था, मैं ही सब कुछ करता सब था, आप करते थे? मैं ही काम धंधा करता था।
इस वीडियो को देखकर आपकी जो भी राय बनी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है, सिस्टम लगातार लापरवाहियां करता है, डॉक्टर्स लगातार लापरवाहियां करते हैं और इसमें पिस जाता है एक कोई मासूम, एक कोई सामान्य परिवार का लड़का, और उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी अफसोस में बीत जाती है कि वो उस अस्पताल गया तो गया ही क्यों। ये अफसोस नहीं होना चाहिए। इसलिए डॉक्टरों को समझने की जरूरत है कि हम आपको भगवान मानते हैं तो आप भगवान बनने की कोशिश तो करिए। नमस्ते। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।